सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून में लगभग वो सारी चीज़ें हैं जो आदमी को, समाज को प्रभावित करती हैं, और मानवाधिकार की रक्षा करना संविधान ने भी अपने अनुच्छेद में किया है और कानून से भी किया गया है। दरअसल अपने यहाँ जो सामाजिक परिवेश रहा है, उस परिवेश में कई चीज़ों को स्टिग्मा मान लिया गया है, बदनुमा दाग मान लिया गया है। जैसे मेंटल हेल्थ को, जैसे एड्स को, या इस तरह की कई बीमारियां हैं जो जिसके लिए व्यक्ति से ज़्यादा सोसाइटी जिम्मेवार है। उस सोसाइटी के प्रति जिम्मा नहीं डाल करके समाज उसी व्यक्ति को मान लेता है कि वो जिम्मेवार है, और उसकी वजह से या तो इलाज उसका नहीं कराता है, डर के मारे लोग क्या कहेंगे, और उसकी पूरी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है और बाद में लेने के देने पड़ जाते हैं। कानून की बात में जो हम आपके साथ बातचीत करते हैं, उस बातचीत में इस तरह के कई सब्जेक्ट होते हैं, कई टॉपिक होते हैं जिस पर हम आपके साथ रूबरू होते हैं। आज हम बात करेंगे जो मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ हमारे कानून के हिसाब से जिसको मेंटल प्रॉब्लम है उसको राइट्स क्या देता है, और उसके राइट का संरक्षण कहाँ और कैसे होता है, और मेंटल हेल्थ के लिए व्यक्ति कितना जिम्मेदार है और परिवेश तथा समाज कितना जिम्मेवार है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए इंडिविजुअल जिसको की बीमारी हो रही है जी, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है और सोसाइटी कितना रिस्पॉन्सिबल है, और मेंटल हेल्थ कहाँ जा कर के मेंटल हेल्थ टॉपिक बन जाता है और लगता है कि अब इस पर काम होना चाहिए, इसका इलाज होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे अभी जैसे इस तरह के जो आप लोग प्रोग्राम करते हैं, इसके जरिए जो लोगों में एक किस्म का जो जागरूकता मिलता है, फैलता है, तो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य तो एक ऐसा विषय है जो कि एक टैबू विषय है जिस पे चर्चाएं कम होती हैं। अब मानव अधिकार की जब आप बात करते हैं, एक मानव जो मानसिक रोग से ग्रसित है या मानसिक समस्या से ग्रसित है, उस व्यक्ति के साथ उसके जो अपने जो स्वाभाविक मूलभूत मानव अधिकार है वो किस तरह से संरक्षित रहते हैं, पहला चीज़। और दूसरा होता है कि एक रोगी होने के नाते उसको कुछ विशेष, कुछ एक तरह से कानूनी तौर पे आप कह सकते हैं कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं या नहीं, ये जानकारी अवश्य लोगों के बीच में होनी चाहिए। जहाँ तक मानसिक रोगी का सवाल है, तो जितने भी अधिकार एक भारत का नागरिक होने के नाते किसी के पास भी होता है, वो मानसिक रोगी के पास भी होता है। मानसिक रोग होने से उसके जो मूलभूत जो अधिकार है वो कहीं भी कमतर नहीं हो जाते हैं, वो चले नहीं जाते हैं। एक तो ये सवाल है। अब मानसिक रोगी होने के नाते कई बार लोगों में ये एक धारणा बन जाती है कि वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं रख पाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ विशेष प्रावधान जरूर कानून में होते हैं, जहाँ एक विशेष कानूनी प्रक्रिया के तहत व्यक्ति अपना एक जो निर्णय होता है विभिन्न पहलुओं में, चाहे वो कह लीजिए अपना बिल बनाने, संपत्ति का निपटारा करने के लिए, या मानसिक रोगी का संपत्ति अगर वो खुद नहीं देखभाल कर पा रहा है तो किस तरह से कानून वहाँ हस्तक्षेप करके उसको संरक्षित कर सकता है। ये सारी चीज़ें कानून में है। कब हमारा प्रभावित हो रहा है ये लोगों को पता नहीं चलता है, और आसपास के लोगों को भी ये नहीं आभास हो पाता है कि अमुक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कुछ वहाँ पर समस्या आ रही है। अब मानसिक स्वास्थ्य का अगर एक
बहुत ही सरल सा परिभाषा अगर आप पूछे, व्याख्या आप पूछे, तो WHO ने बहुत पहले 2001 में ही तकरीबन एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मानसिक स्वास्थ्य इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग, मतलब वो बेहतरी की एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जिसमें इंसान स्वयं में एक अच्छेपन का, बेहतरी का एहसास करता है, पहला चीज। और उस अवस्था में वो व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उसे पूरा आभास रहता है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इन सबों का अपने जो उसके पास अपने संसाधन है उसके अनुसार वो अपनी क्षमताओं का उसको पूरा ज्ञान और आभास रहता है। साथ ही तीसरी पॉइंट उसमें है कि व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली छोटी मोटी जो समस्याएं आती है उसका स्वयं निपटारा करने में सक्षम होता है और समाज में, परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में एक सार्थक योगदान दे सकता है। तो ये 3-4 बातें मानसिक स्वास्थ्य के रूप में कही गई है। तो सब दूसरा एक इसके व्याख्या में होती है कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे जिस तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, जिस तरह की बातें हम सोचते हैं, तो हमारे सोचने के तरीके से पर निर्भर करता है, हमारे महसूस करने पर निर्भर करता है, जिस तरह की भावनाएं हमारे अंदर आती हैं या जिस तरह से हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, पढ़ते हैं और उसके अनुरूप अपनी भावनाओं में बदलाव लाते हैं, वो उससे जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो है वो हमारे समस्त व्यवहार जो हमारा है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो द वे आ इंडिविजुअल थिंक, फील एंड एक्ट, ये तीनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो मानसिक स्वास्थ्य किसी का कभी अगर गड़बड़ होता है तो आप पाएंगे कि व्यक्ति के जो सामान्य विचार हैं, जिस तरह का वो विचार रखता है, सार्थक या जिस तरह का विचार रखता है, तो उसके विचारों में अचानक या धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। कोई बहुत ही कह लीजिए कि एक पॉजिटिव दृष्टिकोण वाला आदमी जो रहता है वो अचानक से थोड़ी नेगेटिव बातें, विचार उसके मन में आने लगते हैं। या कोई बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति अचानक से बहुत ही चंचल हो गया है। तो इस तरह के जो बदलाव व्यक्ति के सामान्य विचारों में, उसकी भावनाओं में और उसके व्यवहार में अगर अचानक या धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव कुछ समय तक टिके रह जाते हैं। क्षणिक बदलाव हम में से हर किसी में आते हैं, तो यहाँ पर क्षणिक बदलाव की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ जो ये बदलाव ठहर जाते हैं हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा किसी व्यक्ति के अंदर। कोई व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति अचानक से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा है जो उसके स्वभाव के विपरीत है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। या कोई बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति अचानक बहुत गंभीर बन गया है, एक सवाल आना चाहिए कि भाई क्या हो गया। हम लोग कई बार इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, पता नहीं आजकल बड़ा चुप रहता है, क्या हो गया पता नहीं उसको, आजकल बहुत शांत रहता है। तो हम लोग इस तरह से बातें करके कई बार खारिज कर देते हैं। लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति के अंदर इस तरह के व्यवहार में बदलाव आते हैं उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए, संवाद स्थापित होना चाहिए। अवयवों के मूवमेंट को भी रिकॉर्ड किया है मेडिकल साइंस ने, किसको कितना होना चाहिए जी, जिसमें ECG से लेकर EEG वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें, अल्ट्रासाउंड से लेकर के बाकी सारी चीज़ें हैं। उस तरह से यह पता चल जाता है कि दिल के धड़कने के लिए जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, और जब ग्राफ गड़बड़ हो रहा है मतलब कि दिल गड़बड़ हो रहा है, दिल पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो संकेत भी देने लगता है। उस संकेत से कभी कभी पता चलता है, कभी कभी बिना संकेत दिए ही सीवियर अटैक हो जाता है, बिना संकेत के। जी। मेंटल हेल्थ में जैसे कि एक सिम्टम आपने बताया, वो सिम्टम है कि आदमी का जो बिहेवियर है, सामान्य बिहेवियर, वो जैसे ही कुछ अलग किस्म का कंटिन्यूटी में दिख रहा है बदलाव उसमें, तो आदमी, परिवार और सोसाइटी जो आसपास के लोगों को सचेत होना चाहिए और सावधानी से देख रेख करना चाहिए कैसे मामला गड़बड़ हो रहा है और तुरंत किसी संपर्क करना चाहिए। ये कह रहे हैं आप जी। दूसरा सिम्टम क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है कि मानसिक समस्याओं का लक्षण शरीर पर भी पड़ता दिमागी ही रहे। कई बार दिमागी लक्षण उस तरह से नहीं मिलते हैं, आपको बस शारीरिक लक्षण ही दिखाई पड़ेंगे। भूख कम हो जाना, नींद नहीं आना, घबराहट में दिल का तेज धड़कना, पेट गड़बड़ होना, पैर हाथ में एक अजीब सा तनाव रहना,
तो ये सब भी मानसिक समस्याओं की या बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। अब आपने ये अच्छी बात कही कि मशीनों के द्वारा कई बार शारीरिक जो हमारी जो प्रणाली है उसको काफ़ी हद तक पकड़ लिया जाता है। ब्रेन की बहुत सारी चीज़ों को कुछ मशीनों के द्वारा आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मन का सवाल आता है, मन का संबंध फिर हमारे मनोविज्ञान या साइकोलॉजी से होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य में जब हम बात करते हैं तो रोगों का जो एक हम कारण की बात करते हैं, तो कारण में जब बायोलॉजिकल कारण हम बोलते हैं, जैविक कारण, तो ब्रेन से संबंध है। जब हम साइकोलॉजिकल कारण बोलते हैं तो वो मन से संबंध है, और जब हम सोशल कारण बोलते हैं तो समाज से संबंध होता है। तो इस किस्म से मानसिक समस्याएं और मानसिक रोगों के लिए ये 3 श्रेणी के जो कारक होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैविक कारक, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कारक, और तीसरा आपके सामाजिक कारक। बगैर क्षमता के हम वो सारा कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं या करा देना चाहते हैं जो हमारे बूते उसके बूते का नहीं है, इसलिए कि हम पूरा का पूरा प्रतिद्वंदिता और प्रतियोगिता के दौर में हैं जी, कि जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। आत्महत्या का न्यूज़ था, उसमें नोट में यही लिखा हुआ था, बच्चे ने यही लिखा था कि अब हमसे नहीं होगा। तो सोचिए, ये इसलिए और मानसिक, कोटा में तो यही हो ही रहा है, लगातार हो रहा है कोटा में। तो जैसे मैंने कहा, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा में वही चीज़ है, व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का आभास होता है। जब आपको अपनी क्षमताओं का आभास है, मतलब आप अपने स्ट्रेंथ को भी समझ रहे हैं, आप अपनी वीकनेसेस, कमियों को भी देख पा रहे हैं, और जब आपके सामने आपकी कमियां, आपकी खूबियां दोनों आपके सामने बहुत ही साफ तरीके से आपके समक्ष है, और लोग बह जाते हैं दूसरों के जो एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदों के साथ, माँ बाप की उम्मीदों के साथ, कभी दोस्तों के उम्मीदों के साथ, मेरा दोस्त भी यही सब्जेक्ट ले रहा तो हम भी यही सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो इसमें बह जाते हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य कहता है कि आपको अपनी क्षमताओं का आभास है, तो आप अपने जीवन में जो अपने चॉइसेस लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वो उसके अनुरूप ही लेते हैं। जिस परिवेश में आ गए हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पैसा प्रमुख बन गया है, संपत्ति प्रमुख बन गया है जी। तो इस तरह के केसेस का नकली सर्टिफिकेट लेकर के भी लोग उसकी संपत्ति का बारा न्यारा करने में लग जाते हैं। आप संभवतः पढ़ाई कर रहे होंगे या इंटर्नशिप कर रहे होंगे, रिडपास में बड़े पैमाने पर सीआईपी में भी भर्ती करा के चले भाग जाते थे लोग, और जाकर कोई संपत्ति बेच देते, अपना संबंध बेच देते थे, इस तरह के मामले होते थे। अब तो चीज़ें बहुत रुकी हैं, अब बहुत बहुत बदल गई तो हैं। ये जो लीगल राइट्स उसका है कि पत्नी को मेंटल केस हो गई इसलिए हम तलाक दे देंगे, अब हमको राइट बन गया दूसरी शादी कर लेने का, या पत्नी को मेंटल केस के नाम पर ठेल दिया यहाँ पर और जाके दूसरी शादी कर लिया, तो वो महिला जो है जिसके साथ ऐसा हुआ, या बहुत रईस परिवार है तो पति को ही ठेल दिया लेकर के यहाँ पर, तो उसको कैसे संरक्षित किया जाना चाहिए, कैसे वो करना चाहिए? एक तो उसका परिवार है जी, वो इंडिविजुअल तो आ गया अस्पताल में या डॉक्टर की शरण में, ठीक है भाई कह रहे हैं तो हमारे शुभचिंतक कहीं सही कह रहे होंगे जी जी, कैसे सेव करें उसके? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो परिवार में कोई एक व्यक्ति मानसिक रोगी है, समझ लीजिए अब 4 भाई है और वो एक भाई है, तो जो पैतृक संपत्ति है उसमें उसका हिस्सा होना चाहिए या नहीं। एक आम धारणा समाज में होती है कि अरे वो तो मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो क्या करेगा संपत्ति का, ठीक है, लोग उससे निजात पा लेना चाहते हैं। लेकिन एक है कि किसी भी मानसिक रोगी के लिए अगर संपत्ति है तो उसके लिए विशेष प्रावधान है। अब लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि कई बार अभी जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया है 2017 का, तो इस 2011 सॉरी, इस एक्ट में ये प्रावधान है किसी भी व्यक्ति के साथ अगर मानसिक रोगी है वो और उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा है जो कि अमानवीय है या उसके साथ कुछ छल हो रहा है, तो उस एरिया का जो पुलिस है
उसकी जवाबदेही बनती है। उसकी जवाबदेही इस तरह से बनती है कि वो संज्ञान लेकर के वहाँ हस्तक्षेप करके एक इस बात को सुनिश्चित करवा सकता है कि ऐसे केसेस को वो मीडिया के थ्रू या अन्य जो चैनल्स है उसके थ्रू वो थोड़ा सा उसको उजागर करते हैं, और जब वैसी चीज़ें उजागर होती है तो प्रशासन सामने आता है। प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी वैसे में एहसास हो जाता है कि ऐसा हो रहा है। अब हम इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, यहाँ पर कहीं कोई कोने में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, सब चीज़ें सामने नहीं आ सकती। तो इसलिए जो आपने शुरुआत में जो बात कही थी कि एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ये अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनको अपने अधिकारों के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि मानसिक रोगियों के क्या अधिकार है, ताकि अगर आपके परिवार में ऐसा या आपके साथ कभी ऐसा होता तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने संपत्ति का एक विल बना सकते हैं। टेस्टामेंट्री कैपेसिटी है, उसका एक प्रक्रिया है कि मान लीजिए आप मानसिक रोगी अगर हो भी जाते हैं तो आप किस तरह से अपने संपत्ति को अपने बच्चों के बीच में बांट सकते हैं। ये सब बातें भी हैं। दो चीज़ें इसमें हमको लगता है कि जो आसान चीज़ें हैं, एक तो विधिक सेवा प्राधिकार की मदद ली जा सकती है। हाँ। बगल में DLSS है जी, उनकी मदद ली यही होता है। हाँ, एक तो उनकी मदद ली जा सकती है, जहाँ सबसे आसान है। अभी भी समाज कितना हो जागरूक हो गया हो, पुलिस थाने में जाने में लोगों को भय लगता है। ये वो सनहा दर्ज कराने में भय लगता है, कोई बड़ी घटना हो गई तब भी जाने में भय लगता है, पता नहीं हमारे साथ बिहेवियर क्या होगा। स्थितियाँ बदली हैं, CCTV वगैरह वगैरह चीज़ें ठीक हुई हैं पहले की तुलना में, लेकिन भय लगता है। यहाँ तो भय का कोई ये नहीं है ना। हाँ। कि विधिक सेवा प्राधिकार में जो हर डिस्ट्रिक्ट में DLSA है वहाँ चले जा सकते हैं। जी जी जी। ऋण पास वगैरह जैसे जगह में, CIP जैसे जगह और, में और बल्कि आजकल हमारे संस्थान में भी हम लोग देखते हैं, कम से कम ये जो वॉलंटियर्स जो होते हैं ये हर उन महत्वपूर्ण जगहों में होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं इस तरह की समस्या। हमारे यहाँ भी जैसे इस तरह के केसेस आते हैं जैसे आप बता रहे थे, तो हम लोग संपर्क करते हैं, लेकिन आम जन कितना संपर्क कर पाते हैं इसमें कभी कभी थोड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। स्कूल्स को, जो आसपास में स्कूल्स हैं, उसके टीचर को कैसे इस तरह की चीज़ें बताई जाए, सिखाई जाए, इसमें विधिक सेवा प्राधिकार से लेकर शासन प्रशासन और सरकार सबकी जिम्मेदारी बनती है। जी जी, कि वो देखें कि वो कैसे क्या कहें उसको लिटरेट करना, लोगों को किस तरह से संपर्क स्थापित करके, किनसे स्थापित करके मदद ली जाती है। ये आपने बहुत अच्छा कहा, पुलिस एक जरिया होता है। हाँ, दूसरे ये कि एहसास तो होता है आदमी को, व्यक्ति को जब नींद नहीं आ रही है, उत्तेजना हो रही है, दिल धड़क रहा है, परेशानी हो, एहसास तो होता है। एहसास होता है तो पहले अपने से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब अपने से कंट्रोल नहीं होता है तब तक स्थिति बिगड़ चुकी होती है और घर वाले ले जाए तो एक स्टिग्मा है। यह स्टिग्मा जो है, इस स्टिग्मा से मुक्ति पाना होगा सोसाइटी को। जब तक सोसाइटी इससे मुक्ति नहीं पाती तब तक तो बात बनती नहीं है। हम लोग जितनी बात कर लें, हमारे लिए क्या है, वो पागल है, हंस दिए अपना, हंस के चले गए, अरे छोड़ ना भाई, उस पागल से क्या बात करेंगे, छोड़ो ना, वैसे ही करते रहता है। लेकिन ये छोड़ो ना जो है वो पूरे के पूरे एक आदमी की ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा है, उसके पूरे जीवन को तहस नहस कर रहा है। नहीं, लोगों के बीच में ये बात तो आनी चाहिए कि आप स्टिग्मा के कारण कुछ चीज़ों को आप अगर नज़रअंदाज करते हैं तो वो आपको और एक और ऐसी स्थिति में ले जाता है जो कि उससे कहीं ज़्यादा स्टिग्मेटाइज होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप और गंभीर रूप से बीमार होते जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये एहसास कर लेता है, भाई उसका क्या कसूर है, वो तो मिलिट्री मैन घायल हुआ और गया हॉस्पिटल में, जो खून मिला वो चढ़ाया गया जी। लेकिन पूरा परिवार उसके एड्स हो जाने से, उसको पता भी नहीं कि हमको एड्स हो गया, अब स्प्रेड भी किया वो पूरा। सही बात है। इस तरह के मामलों में एक महिला निकली या एक परिवार वाला निकला जो जाकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से अपना हक लिया। तो इस तरह से जिसको एहसास हो रहा है, जो परिवार या जो अंतरंग लोग हैं, वो लोग तो DLSA की मदद ले सकते हैं, विधिक सेवा प्राधिकार के क्लिनिक जो हैं वहाँ मदद ले सकते हैं। लेकिन ये प्रभावी हम जो कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, ये प्रभावी हमको लगता है तब ज़्यादा होगा जबकि ग्राम पंचायतों को, शिक्षकों को, स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। जैसे यहाँ पर झारखंड में देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है, बाल विवाह रोकने के लिए कुछ NGO की कोशिशों से फुटबॉल टीम बनी है। वो फुटबॉल टीम जाकर गार्जियन कहती है कि लड़की का शादी मत करिए, नहीं तो हम थाना चले जाएंगे।
जाके धरना दे देती है और वो शादी रुक जाती है, बाल बाल। तो इस तरह के उसी टीम को ये ट्रेंड तो कर सकते हैं, क्या कि अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि डायन वगैरह की जो समस्या है, डायन जी, वगैरह की जी। समस्या विकृति, वो विकृति दिखाना। डायन होने का मतलब, चुड़ैल होने का मतलब क्या होता है? जिस तरह का वो उसका फिजिक बनाया जाता है, नहीं। तो समाज की जो छोटे छोटे अंग है, और समाज का एक बहुत बड़ा अंग हमारा पंचायती व्यवस्था आप कह लीजिए, स्कूल कह लीजिए, ये सब तो हमारे सोसाइटी के ही अलग अलग हिस्से हैं। तो इनका जो भागीदारी होता है वो वाकई में व्यक्तिगत स्तर पे भी लोगों को उससे लाभ मिलता है। उलट है कि विकसित देशों में, जिनका कि हम नकल कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट का मॉडल है हमारे लिए, वहाँ पर ये सब इतना इजी है। जैसे सामान्य हॉस्पिटल में जाते हैं, सामान्य क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ इस तरह के केसेस के लिए जाते हैं। शादी करने जा रहे हैं तो इसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, बच्चा होने वाला है इसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जा, बच्चे को पढ़ाना है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, नहीं। एक वहाँ जागरूकता आ चुकी है। दूसरा चीज़ है कि वहाँ के लोगों में एक सामाजिक तौर पे लोगों ने स्टिग्मा को एक तरह से नष्ट कर दिया है, काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। स्टिग्मा वहाँ भी है लेकिन इस किस्म का नहीं। हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ जो एक सामाजिक ढांचा हमारा जो है, हमारे यहाँ जिस तरह का कल्चरल जो सांस्कृतिक जो हमारी पृष्ठभूमि है, उसके चलते थोड़ा परेशानी होता है। हमारे यहाँ से वैसा नहीं, मानसिक रोग स्टिग्मेटाइज है, बहुत सारे ऐसे विषय स्टिग्मेटाइज है जिसके बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो डाइन प्रथा उसमें से एक है, सेक्स एक ऐसा विषय है। यहाँ हमारे देश में जिस तरह से बलात्कार और जिस तरह के यौन संबंधी जो अत्याचार होते हैं, सामूहिक बलात्कार और हाँ, ये सारी चीज़ें होते हैं। आप सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन या सेक्स से रिलेटेड, ये भी एक टैबू सब्जेक्ट है, एक स्टिग्मेटाइज सब्जेक्ट है, नई बातें होती है। तो उस तरह से देखें तो हमारा देश थोड़ा सा अलग है, चीज़ें बदल रही हैं, रफ्तार धीमा है, लेकिन फिर भी हम आशा कर सकते हैं कि हर एक पीढ़ी के साथ जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं, आगे शुभ संकेत ही है। कानून की बात में 2-3 चीज़ें आज को कंक्लूड करना है हमको। नंबर 1 का बिहेवियर, व्यवहार में बदलाव देखते हैं तो कुछ नोट करने के बाद आप उस पर तुरंत किसी मनोचिकित्सक से मिल लीजिए, प्राइवेट में ही जाके मिल लीजिए, ताकि आपका जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा बच जाए और उसकी ज़िंदगी बच जाए। लेकिन उसको नेग्लेक्ट नहीं करिए। और जहाँ तक कानून और संपत्ति का मामला है तो उसमें आप विधिक सेवा प्राधिकार जो हर जिले में है, आसानी से आप निःशुल्क मदद ले सकते हैं और उसकी संपत्ति संरक्षित करा सकते हैं। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। धन्यवाद जौहर।